हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम हिंदी व्याकरण में आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है क्रिया। वैसे तो नॉर्मली क्रिया सभी को पता होती है, लेकिन कभी कभी इस क्रिया के बारे में जब ये पूछने में कंफ्यूज हो जाता है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसी वीडियो में हम उसी को अच्छी तरह डिटेल से समझेंगे और उसकी पहचान को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि क्रिया कहते किसे, कि नॉर्मल से हमें पता है कि जिन विकारी शब्दों के प्रयोग से किसी वस्तु में जो विधान किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में किसी के कार्य करने का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि सभी जगह जने क्रिया ही करते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, लिखना, खेलना, चलना, हंसना, कूदना, ये सब क्रिया है। यानी हम दिन भर हम कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं। अब क्रिया के भेद क्या होते हैं? क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है 2, और दूसरे है रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 4। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होती है सकर्मक क्रिया। अब इस दोनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और हम बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आज हम इसी को अच्छी तरह समझेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन से? पहला तो है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे? जो ऐसे पता चल रहा है जो कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता। ऐसे मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। और से मतलब साथ साथ, यानी सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 विभेद होते हैं। एक तो होते हैं अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मिक क्रिया। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। पहले इधर देखिए कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालीन क्रिया या तंतुकालीन क्रिया, तीसरा होता है प्रेरणात्मक क्रिया और चौथा होता है नाम धातु क्रिया। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि कर्म के आधार पर क्रियाएं जो 2 होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, किसे कहते हैं। पहले ये समझिए कि अकर्मक क्रिया जैसे ए सब है, यानी ए लगे, यानी इसमें कर्म नहीं है। ठीक, ए का मतलब नहीं है। तो वाक्य में जो क्रिया का कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि बालक कक्षा में हंसता है, तो ये क्या हो गया है? ये अकर्मक क्रिया है। कैसे अकर्मक क्रिया है? कि बालक तो करता हो गया, ठीक है, और हंसना, ठीक है, क्या कर रहा है? हंस रहा है सिर्फ। तो ये क्या, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया कि अकर्मक क्रिया हो गई। फिर सकर्मक क्रिया क्या होगी कि वाक्य में सकर्मक से पता चल गया साथ साथ, से मतलब हो गया साथ साथ, यानी जिस क्रिया में कर्म होगा, से मतलब साथ साथ, जिस क्रिया में कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए कि वाक्य में जो क्रिया का कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना। इनको अच्छी तरह याद कर लेना बच्चों कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना तो सकर्मक क्रिया होती है। चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना और रोना, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि बालक कक्षा में पाठ पढ़ता है, तो बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया होगी, और कर्म क्या हो गया? पाठ हो गया। यानी बालक कक्षा में क्या कर रहा है? बालक कक्षा में पाठ पढ़ रहा है। अब इसको और अच्छी तरह डीपली समझने के लिए आगे देखते हैं हम।
देखिए स्टूडेंट्स की हमेशा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान पूछ ली जाती है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया। तो अभी हम ये समझेंगे कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाए और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाए। तो सकर्मक क्रिया की पहचान सबसे पहले मैंने एक टॉपिक बता दिया था, सह का मतलब साथ साथ होता है, यानी जिसके साथ में कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि कर्ता व क्रिया को साथ पढ़ें, यानी कर्ता और क्रिया दोनों को अगर हम साथ पढ़ेंगे तो मुख्य क्रिया से अगर क्या का सवाल करने पर उत्तर आए तो सदैव कर्म होगा। यानी हमने पूछ लेंगे कि मुख्य क्रिया, और जब हम कर्ता को पढ़ेंगे तो हम मुख्य क्रिया से क्या का सवाल करेंगे, तो अगर उसका उत्तर क्या में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कि और दूसरा क्या होता है, सकर्मक क्रिया में कोई चीज़ कम हो रही होती है या अलग हो रही होती है, कर्ता से अलग अन्य का भी प्रभाव पड़ता है, या तो कम हो रहा होता है या कर्ता से अन्य का भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कर्ता के अलावा किसी अन्य से प्रभाव पड़ेगा, वो भी सकर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गया बच्चों कि कर्ता ये पहला है कि कर्ता और क्रिया के साथ अगर मुख्य क्रिया को पढ़ेंगे और क्या का सवाल आएगा और उत्तर सदैव आता है तो कर्म हो, सदैव कर्म होता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। और अगर कोई चीज़ कम हो रही है या कर्ता के अलावा अन्य का भी प्रभाव पड़ रहा होगा तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण से अब हम समझते हैं कि राम ने आम खाया। राम क्या है, कर्ता, आम क्या हो गया, कर्म, और खाया क्रिया, खाया क्रिया हो गई है। अब इसका अन्य प्रभाव भी पड़ा है और वो अगर हम क्या से उत्तर निकालें तो वो भी निकलेगा। जैसे कि राम ने क्या खाया, ठीक है, राम ने क्या खाया, तो राम ने आम खाया, यानी अन्य प्रभाव भी पड़ा, खाया क्या चीज़ खाई, आम खाया है। ठीक है, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। नोट ये एक और है सकर्मक क्रिया की कि क्या, किसे, किसको से अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। यानी क्या, किसे और किसको से उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि मोहन दूध पीता है। मोहन क्या करता है, यानी कर्ता हो गया मोहन, ठीक है, और ये होगी क्रिया और दूध हो गया कर्म। यानी क्या पी रहा है, उत्तर अगर हम क्या से लेते हैं तो वो हो जाएगा दूध, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। फिर आ रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या से उत्तर आ गया, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। फिर है श्याम ने रवि को मारा। श्याम ने क्या किया, किसको मारा, किसको आ गया ना, किसको, तो किसको मारा, रवि को मारा, किसको मारा, रवि को मारा, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया। लोमड़ी ने अंगूर खाया। ठीक है, तो लोमड़ी ने क्या खाया, लोमड़ी ने अंगूर खाया। तो मुझे लगता है बच्चों कि इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दूसरा है अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे हुई। इसमें प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ता, यानी उसे खुद पर ही प्रभाव पड़ता है, दूसरे का किसी और के ऊपर प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा, तो वहाँ अकर्मक क्रिया आएगी। जैसे उदाहरण देखिए कि चिड़िया उड़ रही है, क्या कर रही है, यानी खुद पर भी प्रभाव है। चिड़िया क्या है, करता है, और उड़ना क्या हो गया, उड़ना हो गया क्रिया, तो यानी किसी और पर प्रभाव नहीं है, उसको खुद पर ही प्रभाव है, क्या, कि चिड़िया उड़ रही है, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। राम खाता है। अब अगर हम इस क्या को लगा कर देखते हैं कि राम क्या खाता है, पता नहीं, उत्तर नहीं आ रहा भी क्या खा रहा है, तो ये क्या होगी, ये अकर्मक क्रिया होगी। यानी इसमें क्या का उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारी अकर्मक क्रिया। फिर राम चलता है, कहाँ चल रहा है, कोई पता नहीं, बस राम चलता है, यानी खुद पर भी प्रभाव आ रहा है, दूसरे किसी का प्रभाव नहीं दिख रहा, तो ये होगी अकर्मक क्रिया। गीता हंसती है, ठीक है, मोर भागता है, यानी इन सब में क्या है, खुद पर भी प्रभाव, किसी अन्य पर प्रभाव नहीं है। और अगर हम क्या का उत्तर रखें तो इसमें क्या रखने पर हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं आएगा, तो ये होगी अकर्मक क्रिया।
अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी दो विभेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। जिस एकर्मक क्रिया से नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें एक कर्म होगा वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी, जिसमें दो कर्म है वो द्विकर्मिक क्रिया कहलाएगी। आइए इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। एकर्मिक क्रिया कहते किसे हैं? एक से पता चला कि इसमें एक ही कर्म होगा। तो देखिए जहाँ वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म विद्यमान मान हो वहाँ एकर्मिक क्रिया होगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कर्म कौन सा? एक कर्म क्या है? सिर्फ पुस्तक। तो ये क्या हो गए? एकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। फिर लिख रहे हैं कि मोहन पत्र लिख रहा है। मोहन क्या लिख रहा है? कर्म क्या है? पत्र। तो एक कर्मक क्रिया है। नारद जी ने वीणा बजाई, कौन सा कर्म है? वीणा। वीणा क्या एक ही है? तो इसमें ये सब अकर्मक क्रिया है, एक अकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया समझिए कि जहाँ वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म विद्यमान हो वहाँ द्विकर्मिक क्रिया कहलाती है। देखिए कि व्याख्याता जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह समझिए। व्याख्याता कौन हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है। छात्र कौन सा है? कर्म है। और हिंदी क्या होगी? हिंदी भी कर्म है। और पढ़ा रहे हैं मतलब क्रिया पढ़ा रहे हैं। अब हमें हमेशा मुख्य क्रिया से अगर हम किसे या किसको कार्य लिखें और उत्तर मिल जाए तो वो द्वित क्रिया होती है। जैसे कि व्याख्याता तो हो गया कर्ता, मेन कर्म। ठीक है। और छात्र है, ये कर्म है, ये गौण कर्म है। और हिंदी भी है, वो प्रधान कर्म है। क्यों? कि व्याख्याता जी ने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये प्रधान कर्म है। और दूसरा जो कर्म है वो है छात्रों को। तो दो कर्म आ गए, एक आ गया हिंदी और दूसरा हो गया छात्रों। ठीक है। यानी व्याख्याता जी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रधान कर्म है और ये गौण कर्म है। ठीक है। फिर है कि विजय छात्र को पुस्तक पढ़ाता है। तो विजय जो है वो किसको पढ़ा रहा है? पढ़ाता है, छात्र को पुस्तक पढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यानी दो क्रम आगे छात्र और पुस्तक। तो ये आ गया हमारा द्विकर्मिक क्रिया। दूधिया लोगों को दूध दे रहा है। मैं दूधिया हो गया कर्ता, लोगों को दूध दे रहा है। ठीक है। तो लोगों को क्या दे रहा है? दूध दे रहा है। तो ये हो गया द्विकर्मक क्रिया। एक लोग एक दूध, दो क्रिया इसमें हो गई। अब एक नोट और ध्यान रखिएगा बच्चों कि पूछा जाता है हमेशा कि प्रधान कर्म कौन सा है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जहाँ कर्ता या क्रिया को पढ़ने पर मुख्य क्रिया से क्या का सवाल करने पर उत्तर आए उसे प्रधान क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो कि व्याख्याता जी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये प्रधान कर्म हो गया। ठीक है। अब बात है कि प्रधान कर्म में किसे का अगर सवाल करें, अगर प्रधान में किसे का सवाल करें जो उत्तर आए उसे गौण कर्म कहते हैं। यानी किसे पढ़ा रहे हैं? हिंदी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये गौण कर्म हो गया और ये प्रधान कर्म हो गया। तो द्वित कर्म हो तो उससे पहले गौण कर्म बाद में प्रधान कर्म आता है। यानी हमेशा द्वित कर्मिक क्रिया में पहले तो गौण कर्म आएगा और बाद में ये दूसरी भी पहचान है कि प्रधान कौन आएगा। देखिए ये छात्र पहला गौण कर्म हो गया और दूसरा प्रधान कौन आता है। यानी पहले तो गौण आएगा फिर प्रधान कर्म आएगा। समझ आ गया बच्चों? रचना के आधार पर तो आपको क्रम के आधार पर तो समझ आ गई होगी सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर भी क्रिया के 4 भेद बताए गए हैं। पहला संयुक्त क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, परिणामात्मक क्रिया और नाम धातु। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे पहले कि दो अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनने वाली मुख्य क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहचान के तौर पर क्या है संयुक्त क्रिया की कि चलना प्लस देना, यानी दोनों अलग हो गए, चलना और देना, आना और जाना। दो क्रिया संयुक्त है लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है। करना प्लस लेना। ठीक है। चल देना, आ जाना, कर लेना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया की पहचान है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे कि राम दिल्ली से आ गया। आ
गया। कहाँ से? दिल्ली से, यानी आना प्लस जाना। कहाँ गया था? दिल्ली गया था, वहाँ से आ गया। वह चला गया, यानी कहाँ चला गया था? ये जाना और आना, दो क्रियाओं का मेल इसमें हो रहा है। मैं उसे मार डालूंगा, यानी मारना और डालना, यानी भिन्न क्रिया है मारना और डालना, तो ये दो संयुक्त क्रियाओं से ये बनी है। तो ये इसमें हो गया कि मैं उसे मार डालूंगा, यानी दो संयुक्त क्रिया, भिन्न भिन्न क्रिया हैं जो उसे संयुक्त क्रिया बनी है। अब एक संयुक्त क्रिया के अलावा एक मूल क्रिया भी होती है कि जब क्रिया के अंत में किसी प्रत्यय का प्रयोग ना किया जाए तो वो मूल क्रिया होती है। जैसे हमेशा प्रत्यय लगेगा, चलता में, भागना में ना, चल में, चल के साथ में हमने अगर ता जोड़ दिया तो चलता हो गया, भाग में ना जोड़ दिया तो भागना हो गया, जाओ और तेर। तो इस तेर में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है तो ये मूल क्रिया है, यानी पहला जो शब्द होता है वो मूल क्रिया होती है और लास्ट में जो प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये मुख्य क्रिया बन जाती है। दूसरा टॉपिक है कि पूर्वकालीन और या तांतकालीन क्रिया। पूर्वकालीन से ही आप समझ रहे हैं कि जो पूर्व में होगी हो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। इसे थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, यानी मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो जाएगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये धातु में कर प्रत्यय लगता है। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें प्रत्यय में हमेशा कर लगेगा। इस बात का ध्यान रखना कि कर लगते ही आप समझ जाना कि वो पूर्वकालिक या तात्कालिक क्रिया है, दोनों एक ही होती है। उदाहरण से समझेंगे हम इसको कि राम पढ़ के सो गया। राम सो गया, ठीक है, लेकिन क्या करके? पढ़कर, ठीक है, पढ़कर, यानी पूर्वकालीन क्रिया क्या होगी? पढ़कर, ठीक है। अब इस एक और देखिए, इसमें क्या लग गया? कर प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? कर प्रत्यय लगा है। तो ये क्या इसकी पहचान है? पूर्वकालीन क्रिया की पहचान है कि पहले कर भी लगेगा प्रत्यय में और जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो जाए वो पूर्वकालीन, यानी सो तो गया लेकिन क्या करके सोया? पढ़ के सोया। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए कि वह नहाकर ऑफिस चला गया। ऑफिस गया लेकिन क्या करके गया? नहाकर गया है और इसमें भी प्रत्यय क्या लग गया? कर प्रत्यय लगा है, ठीक है। मजदूर थक कर लेट गया, मतलब क्या करके लेट गया? लेटा है वो, जब बहुत थक गया तो वो लेट गया, ठीक है। तो इसमें भी कर प्रत्यय लगा है। दादाजी चाय पीकर अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब क्या करके पी रहे हैं? चाय पीकर अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये सब की सब पूर्वकालीन या तांतकालीन क्रिया होती है और इसकी पहचान क्या है कि प्रत्यय जरूर लगेगा, ठीक है। रचना के आधार पर तीसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक से लिखें कि हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं या हम किसी को आदेश कर रहे हैं। इस शब्दों से पहचान हो रही है कि किसी को हम प्रेरणा दें या किसी को आदेश दें तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि जब कर्ता समय कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर कि अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक ने खुद ने पढ़कर किसको प्रेरणा दी? छात्र को प्रेरणा दे रहा है कि वो उससे पुस्तक पढ़वाई है। दूसरा उदाहरण और देखिए कि मालिक ने नौकर से सामान मंगवाया। किससे सामान मंगवाया? नौकर से। तो प्रधान कौन हो गया? मालिक। मालिक ने किसको कहा है? नौकर से सामान मंगवाया है। थानेदार ने सिपाही से चोर पकड़वाता है, यानी थानेदार तो कर्ता प्रधान हो गया और गौण कौन है? सिपाही है। अब सिपाही को कह रहा है कि चोर पकड़ के लाओ, ठीक है। तो ये प्रेरणात्मक क्रिया होती है। लास्ट और अंतिम क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वो होती है जहाँ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जिन क्रिया का निर्माण होता है उसे नाम धातु कहते हैं। अब इस इधर से उदाहरण से समझिए कि लड़कियां बहुत बतियाती है, यानी बातों को क्या इसका क्या हो गया विश्लेषण कि बतियाती है। उसका पति पियक्कड़ है। अब ये किस शब्द से बना है? पे से। पे का कर दें तो पियक्कड़ हो गया। तो ये हो गया नाम धातु क्रिया। वह बहन से भई आपा रखती है, यानी बहन से बने बहन आपा, ठीक है। उससे बहुत अपनापन है, यानी ये सर्वनाम हो रही है। सर्वनाम शब्द में अपना का बन गया अपनापन,
ठीक है। गीता बहुत शर्माती है, यानी संज्ञा शर्म से बन गया शर्माती है। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।